जय श्री राम, नमस्ते। माह रमजान की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले टॉपिक से हमने जनरल साइंस की स्टार्ट ली थी इस द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल पर। बहुत सारा प्रतिक्रियात्मक रूप हमने देखा और यकीनन केवल साथ इतना चाहिए आपका कि आप जिस विश्वास के साथ जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आप उसके अलावा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कितनी आपको जरूरत है, क्या आपकी नीड है, वहां तक तो हमारी पहुंच होती है। और अगर सारी चीजें उस हिसाब से मैनेज करना शुरू कर दें तो फिर आप खुद गफलत में पड़ जाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है और आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्या होता है वो बखूबी आपके सामने मिल जाएगा। और जैसा ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन आप करेंगे तो आपको अपने आप में ये महसूस होगा कि क्या चीज हो रही है और हमने वाकई वो हासिल कर लिया है जिसके लिए हमें इस क्लास की जरूरत थी। फिर आइए आप कुछ एक सवाल में, बेशक वो जो भौतिक परिवर्तन वाला सवाल था ठीक बताया था, ये दो स्टेट के अलग अलग आंसर थे, वहां वो क्रिया दोनों हो रही थी लेकिन आंसर में भौतिक भी माना है और इसको भी माना है। तो निश्चित रूप से जब मैं इसके क्वेश्चन आर को डील करूंगा उस दिन उसका ए और ए से स्टार्ट लेके जेड सारी चीजें आपके सामने रख दूंगा। आप खुद उसका उत्तर चूज कर पाएंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि हरा और पीला इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होगा, तो एनसीईआरटी को बड़ी गहराई से डील करते हुए आपको बताएंगे। इस टॉपिक पे आप चलें आज की तरफ। क्या करना है हमें, ये एक शॉर्ट रिवीजन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ ली। रासायनिक अभिक्रिया को जो निरूपण करने की का तरीका था, सिंबॉलिक फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में, शब्द रूप में या फिर संकेत रूप में, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण के ये उदाहरण हैं। आज हमने जो हमारा टॉपिक लिया है वो है समीकरण को संतुलित करना। और सही मायनों में बताऊं तो ये वो फील्ड अभी भी बाकी है जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल उठने उतने स्तर के नहीं हुए हैं जितना होना चाहिए था। और शायद एक सेफ जोन में भी रख देते हैं कि नॉन स्ट्रीम के लिए ये तकलीफ वाला सब हो सकता है विषय। लेकिन आज प्रतिस्पर्धात्मक युग में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अगर ये ले लिया जाए, क्योंकि इसकी प्रारंभिक जानकारी तो आपको अंडर मैट्रिकुलेशन ही हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि आप इसके लिए भी तैयार रहें। जैसे हाइड्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन लिखना है, H2O लिखा है, ये दो यहां पे इसके दो परमाणु हैं, इसके दो है, वहां हाइड्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन एक ही बन रही है। तो आनुपातिक रूप से तो वो सही है, लेकिन इसका ये एक नियम को फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहा है और वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसकी क्षति हो सकती है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। एक साधारण से उदाहरण से लूं, अगर आप चाय बनाने के लिए सारी चीजें मिलाकर 50 ग्राम द्रव्यमान लेते हैं तो आपकी जो चाय बनी है वो एक्सट्रेट जो है, फेंकने वाली चाय पत्ती, उसको मिलाकर 50 ग्राम ही होने चाहिए। इधर भी 50 उधर भी 50, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और इसीलिए इस टॉपिक की जरूरत पड़ी है। अब आपके सामने है असंतुलित समीकरण।
संतुलित जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है, असंतुलित जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करता है। अब पहला सवाल वहीं से है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, समीकरण संतुलन के लिए किस नियम को आधार माना गया है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कि अभिकारकों की जितने अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान समान होगा, ये आपका कहलाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिस आधार पर समीकरण को हम संतुलित और असंतुलित रूप में छांट देते हैं। असंतुलित समीकरण क्या हुआ? ये असंतुलित है। क्यों? क्योंकि यहां हाइड्रोजन 2 है, वहां हाइड्रोजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन केवल 1 है, तो यह संतुलित नहीं है। परिभाषा कैसे लिख दी आपने? यदि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या भिन्न होती है तो वह असंतुलित समीकरण है। इसके दो अलग नाम है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन इन इंग्लिश एंड स्केलेटल इक्वेशन ऑल्सो। स्केलेटल समीकरण भी कहेंगे और इसको हिंदी में जाऊं तो कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। आपको यह इक्वेशन देकर, यह समीकरण देकर यह लिखवा सकता है, ये पूछ सकता है कि यह है संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपीय और शोषी अगर ये नहीं है तो फिर आपको छांटना ऊपर से है संतुलित या असंतुलित। और छांटोगे कैसे? तो वो आपको देखना पड़ेगा कि इधर का और उधर का दोनों, इनके जो आपके परमाणुओं की संख्या है वो बराबर है या नहीं। देख लीजिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड 2 है, वहां राइट हैंड साइड में भी 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 1 है। और समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? तो आप याद रखिएगा, यहां कुछ नियमों का बड़ा अच्छा पालन करना पड़ेगा। ये H2 है और ये O है। एक आंसर आ सकता है कि सर इसको H2O2 कर दीजिए। H2O2 होते ही वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके रासायनिक संगठन में पूर्णतः परिवर्तन हो गया है। अब ये आपका जल नहीं रहा, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहा जाएगा। ये परऑक्साइड हो गया है और परऑक्साइड नहीं बनाना है, हमें मैथमेटिकल या गणितीय संक्रिया ऐसी करनी है जिसके बूते पर हम इसको दोनों तरफ संतुलित कर सकें। आप इसको भूल जाइए। और अब एक विधि यह है कि यहां पे 2 लिख दीजिए, यहां पे 2 लिख दीजिए। यहां 2 लिखते ही क्या परिवर्तन हुआ है वो देखना। ये जो हाइड्रोजन है वो 2 और 2 4 हो गए हैं, क्योंकि ये एक, जैसे ही आपने ये 2 लिखे, ये 2 इन दोनों पे प्रभाव डाल रहा है। एक बार ये गणित के, जैसे अपन गणित पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, x है और ये xy है, तो क्या करते थे, इस x को एक बार इससे गुणा करते थे x² और इसको लिखते थे, दूसरे को फिर लिखते थे xy। ये काम हमने किया है, तो हमें पता है कि ये एक बार इस पे और एक बार इस पे इंप्लीमेंट होगा। अब ये का ये काम अपन यहां पे कर रहे हैं कि x जो है x, इसको ठीक से लिख दीजिए ताकि आपको जब इस पीडीएफ को वापस देखेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। मतलब एक बार ये इससे मिला और एक बार ये इससे मिला, तो x और x का गुणा हुआ x² और x और y का गुणा हो गया तो xy। बस ये मेमोरी में डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने जो ये 2 लिखे हैं, ये 2 एक बार इससे गुणा होगा तो हाइड्रोजन कितना है, 2, 2 और 2 4 हो जाएगा। और इससे जब होगा तो
ऑक्सीजन की वैल्यू कुछ भी लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये 2 और 1 से गुणा होकर ये यहां पर 1 से 2 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड की स्थिति क्या है? हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। यहां आइए, हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो चुका है यहां की स्थिति में। अब थोड़ा बैक चलें, ऐसा क्या किया जाए कि ये हाइड्रोजन 4 हो जाए? तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ये सामने 2 लिख दो, 2 और 2 4 हो गए। इससे हाइड्रोजन के संगठनात्मक संरचना में कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल इसका गुणज परिवर्तित हुआ है। और जब इस रूप में आप लिखेंगे तो देखिए ये 2 और 2 4 हो गए, ये 4 हैं, ये 2 है और ये 2 है, ये हो गया आपका समीकरण संतुलित। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों समान है, आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। करना हमें यही था, करना यही था। समझ नहीं आई तो इससे आगे अभी और है। संतुलित समीकरण दोनों पक्षों में प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान होने पर इसे संतुलित समीकरण कहेंगे। और यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अपन ने इसको संतुलित कर दी थी, यह संतुलित फॉर्म में आपके सामने है। तो समीकरण असंतुलित और समीकरण संतुलित। असंतुलित के 2 नाम थे, स्केलेटल समीकरण और कंकाली समीकरण। संतुलित को संतुलित समीकरण ही छोड़ दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। फिर आइए, ये परीक्षाओं के लिए आरपीएससी में अभी भी अवेटेड है और ये शायद आपके लिए ही रखा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है और दोनों ही शानदार सवाल है। पहला, समीकरण संतुलित करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। हिट एंड ट्रायल याद करके छोड़ देना, आज ही हमें दोबारा इस पे मेहनत नहीं करनी पड़े। समीकरण को संतुलित किस विधि से करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। और हिट एंड ट्रायल मेथड ही क्यों यूज करते हैं? ये सीबीएसई का बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। आरबीएसई ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सीबीएसई बड़ा अच्छे से इसको पूछ गई एक बार कि हिट एंड ट्रायल मेथड को ही क्यों यूज करते हैं। और बड़ा बड़ा ही खूबसूरत आंसर था। पूरी किताब छान मारो, लेकिन आंसर इतना प्यारा था। इट इज द इजिएस्ट वे टू बैलेंस एन इक्वेशन। ये समीकरण को संतुलित करने का सबसे सरल विधि है, इसलिए इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। एक और इससे ज्यादा समझ, और वो लिखले का ही काम नहीं आने वाला, लेकिन याद रखिएगा हिट एंड ट्रायल इसलिए भी बोला था क्योंकि अपन एक तरफ अंक दे रहे थे तो दूसरी तरफ चेक कर रहे थे। वहां अपन ने जैसे ही H2O के आगे 2 लगाया तो जस्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड को टटोला, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ गया। तो वो जो फर्क पड़ने की विधि है वो हिट एंड ट्रायल बोला गया, सबसे सरल विधि है। आप इसको फोकस रखिएगा, ये आपके बड़े काम का है। फिर आइए, जब तक अपने हाथ से कोई चीज नहीं होती ना, तब तक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जल मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दी। अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा मेमोरी में डाल दो कि ये बिना बुझा हुआ चूना है। पहला वाला जो है ना CaO, वो बिना बुझा हुआ चूना है। जल मिलाएंगे, मारवाड़ी में क्या वैसा चूना रो गाढ़ो बनावना। कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें पानी डालोगे तो
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर लोगे, जिसे चूने का पानी कहा जाता है। और जो अभी जो मैंने आपको एक टर्म बोली थी कि ये जो वेस्टर्न राजस्थान की राजस्थानी है वो गाढ़ा बोलते हैं उसे चूने का, बस वही बनेगा। देख लेते हैं बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है, संतुलित है या असंतुलित है, पता चल जाए। लिखना शुरू कीजिए साहब, मतलब देखना शुरू कीजिए, लिखना हम शुरू कर देते हैं। कैल्शियम एक, ऑक्सीजन दोनों मिला के, क्योंकि अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, मतलब अभिकारक की कुल की ले रहे हैं, एक यहां पे और एक वहां पे, 2 हाइड्रोजन 2। आइए इधर, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बताएं इससे पहले कुछ दिखा दें। वहां जैसे 2 आगे लिखा था और मैंने बताया था कि दोनों पे इंप्लीमेंट होंगे, वैसे ये जो OH ब्रैकेट में डाल रखा है हाइड्रोक्साइड के लिए, तो कोष्ठक में लगने के बाद बाहर की जो संख्या है वो कोष्ठक के अंदर के दोनों परमाणुओं पे काम करेगी, ये CA पे काम नहीं करेगी। अगर मैं यहां लिखता तो वो CA पे भी आता, अंदर वालों पे भी आता, लेकिन ये ब्रैकेट में है तो ये जो 2 है उसका गुणज काम करेगा आपके ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन पे। तो ऑक्सीजन 2 हो गई, हाइड्रोजन 2 हो गई, दोनों स्थितियों की तुलना कर दीजिए साहब। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, और हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में भी 2 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर चल रहे हैं, यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो रहा है, और द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो रहा है, इसलिए यह समीकरण जो है वो संतुलित है। इसे कहा जाएगा संतुलित समीकरण या फिर बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण। अब आइए आप इस भाग पे, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, Mg ऑक्सीजन 2MgO, थोड़ा सा काम आसान कर दिया है। तो आप यहां पे 2 लगा के देखिए एक बार, तो Mg हो जाएगा 2, ऑक्सीजन आपने पहले से इंडिकेट कर रखा है 2, और यहां पर Mg पहले से ही 2 है और वो पहले से ही 2 है। अब पहले ये कंकाली समीकरण थी और उसके बाद आपने हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग किया, हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया और इसको बैलेंस कर दिया, यानी समीकरण को संतुलित कर दी। समीकरण असंतुलित कब होगी? जब वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन नहीं करेगी। समीकरण असंतुलित है, कैसे पता चला? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है। समीकरण को संतुलित कर दिया, कौन सी विधि अपनाई? हिट एंड ट्रायल विधि अपनाई। क्यों अपनाई? क्योंकि ये सबसे आसान विधि यही थी। आइए आप इधर कैल्शियम ऑक्साइड ये कर चुके हैं हम, यहां से हटेंगे। आयरन और जल का संयोग हुआ, आयरन ऑक्साइड बनी और इसके साथ एक और होता है, वो हाइड्रोजन निकलती है साहब, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ये तीर जब उल्टा लगता है ऊपर जाते हुए, इसका मतलब गैस का निष्कासन हो रहा है, और अगर इसको नीचे लगा दो तो ये अवक्षेप बन रहा है या अवक्षेपण हो रहा है। अब आप देखिएगा हुआ क्या, आयरन का जल के साथ रिएक्शन हुआ और आयरन ऑक्साइड बनाया। अब यहां पे देखो, वापस बता देता हूं, ये Fe है, इसको आयरन कह रहा हूं, यहां आयरन ऑक्साइड लिख रहा हूं। सवाल एक आएगा आपके फेरिक ऑक्साइड से, तो फेरिक को मैं वहां पे क्लियर कर चुका हूं आराम से, तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ जब जाओगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा। और ये क्यों ऐसा, क्या या इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। आप इस इफ बट को दिमाग में मत लाइएगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें समझाते समय मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपका वक्त जाया नहीं करेंगे,
हम इधर उधर हो जाते हैं। आप तो केवल ये फोकस रखिए कि आपके सामने ये खुला हुआ है, इसमें ये कहा है कि आयरन जल के साथ रिएक्ट कर रही है और आयरन ऑक्साइड बना रही है, ये संतुलित है या नहीं है। और आप इतना समझ चुके हैं कि कैसे उसका पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? आप यहां पर Fe लिखेंगे और लिखेंगे कि ये 1 है, लिख दी। आप H लिखेंगे, ये Fe 1 है, ये H 2 है, ये ऑक्सीजन 1 है। ये लेफ्ट हैंड साइड की स्थिति है। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। Fe 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन ये 2 है। हाइड्रोजन बैलेंस है Fe और इनका कोई अता पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या चीजें हैं। अब देखिएगा हुआ क्या है। आप एक परिवर्तन यहां कर दीजिए Fe वाले हिस्से में। क्या करना है? यहां 3 कर दो। यहां 3 करते ही बाकी फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि यहां कुछ हलचल हुई या नहीं हुई। यहां Fe3 था, ये 3 हो चुका है। हाइड्रोजन 2 है, वहां भी हाइड्रोजन 2 है, इसको देखने की जरूरत नहीं। अपना असंतुलन जो है वो ऑक्सीजन का हो रहा है। ऑक्सीजन का जब असंतुलन हो रहा है तो वहां तो 4 है और यहां केवल 1 है। तो हमें यहां पे कुछ लिखना पड़ेगा। यहां जैसे ही 4 डाल रहे हो, अब पीछे की बातें भूल जाओ। अब आयरन में क्या करते हैं, छोड़ दो उसको। अब आप केवल ये देखिए H2O था, सिंपल H2O था, इसके आगे आपने 4 लगाया है। फिर 2 पल के लिए भूल जाओ साइंस पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, कोई काम नहीं आने वाली। केवल आपके सामने जो है उस पे अपना कंसंट्रेशन दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। H2O लिखा हुआ था, 4 लगा दिया है। अब आपका ये जो हाइड्रोजन है वो 8 हो गया है और ऑक्सीजन 4 हो गया है। साहब कैसे हुआ? इस 4 की वैल्यू को यहां 2 से गुणा किया है और ये ऑक्सीजन के ये 4 हो गए हैं, तो ये 4 है और वो 8 है। ये स्थिति परिवर्तित हुई है। लेफ्ट हैंड साइड अभी की स्थिति में ये आ रहा है आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। राइट हैंड साइड की स्थिति में, राइट हैंड साइड की स्थिति में Fe3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। अब हाइड्रोजन कितना चाहिए? 8। यहां लिख दीजिए आप 4। ये हाइड्रोजन हो गया सब 8। ऑक्सीजन कितना चाहिए था? 4 है, ऑलरेडी है। तो ये आपका अब जो है वो असंतुलित या कंकाली समीकरण से संतुलित समीकरण में बदल चुका है। सवाल आने का तरीका यह भी आ सकता है, या 1, 2 और चौथा लिख दे, यहां डॉट 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 लगा दे, क्या आना चाहिए। तो सारी चीजें आपके सामने रखी हुई होगी। Fe होगा, O होगा, और ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है। फर्स्ट ग्रेड जैसा बड़ा एग्जाम आप फेस कर रहे हैं तो केवल और केवल सेकेंडरी लेवल तक के अगर रासायनिक समीकरण को भी ठीक से देख लें, आपका काम हो जाता है। आपको बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और केवल मैं अपना प्रभाव डालने के लिए 50 इक्वेशन ले आऊं या 50 इक्वेशन की PDF आपको डाल दो, उसमें केवल
आपको उलझाया जा सकता है, आपका साथ नहीं दिया जाएगा। आइए आप नेक्स्ट में, बेरियम क्लोराइड का पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है और बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बन रही है। अब हो सकता है आप में से ये जैसे ही रासायनिक समीकरण आई और ये आपको ये अगर आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये संतुलित है या नहीं, तो मैंने जो ये नाम बोले हैं वो हो सकता है आपको नहीं भी पता हो। BaCl2 को बेरियम क्लोराइड कहते हैं, आप नहीं जानते, कोई बात नहीं। K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बढ़ेगा, कोई जरूरी नहीं आपको आना। पोटेशियम क्लोराइड बना, नहीं आ रहा है तब भी चलेगा, क्योंकि आप फेस किस चीज को कर रहे हैं, आपको यह देखना कि यह संतुलित है या नहीं है, आप केवल उस चीज को फोकस कीजिए। देख लेते हैं, लिखो यहां पे बेरियम, ये एक, क्लोरीन के 2 परमाणु, पोटेशियम के 2 परमाणु, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। और ये वो बता रहा था कि ये K2SO4 क्यों हुआ, के बाद क्यों आया। इस पे तो अपनी क्लास होगी ना, आराम से समझेंगे। पहले दिन नहीं समझा दिया होता तो अभी घूम रहे होते। तो पहले अच्छी अच्छी चीजें बता देता हूं। मूवी आने से पहले ट्रेलर आता है, ये ट्रेलर चल रहा है आपका, मूवी तो आनी है। नेक्स्ट चलिए, बेरियम सल्फेट में राइट हैंड साइड, ये आपने कंटेंट करा है लेफ्ट हैंड साइड के स्थिति पे। यहां राइट हैंड साइड पे आइए, राइट हैंड साइड में बेरियम वही 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, पोटेशियम 1 और क्लोरीन 1। साफ बैलेंस नहीं है। यह समीकरण अभी असंतुलित है, कंकाली समीकरण है, और इसे हम एक विधि से संतुलित करेंगे। उसका नाम आप बता रहे हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। कानों में आवाज आ गई है कि जोर से आप बोल पड़े हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित कर रहे हैं इनको। बेरियम को हाथ नहीं लगाऊंगा, Cl2 है, वहां Cl है, मैं यहां पे 2 लिख देता हूं। मेरे यहां से इसको छेड़ने का इरादा नहीं, ये Cl2 कर दिया है मैंने। अब इसके साथ एक चीज और हुई है, वही मैंने कहा कि हिट एंड ट्रायल, हिट करते ही फिर पीछे ट्रायल में आ जाओ। हिट कर दिया आपने वहां पे 2 को, अब ट्रायल में आ रहा हूं, तो ट्रायल में पोटेशियम 2 हो गई। तब पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड में नजर पड़ते ही पता चला पोटेशियम 2 ही थी, तो राइट में पोटेशियम 2 हुई, लेफ्ट में देखता हूं पोटेशियम 2 है, मतलब मेरा काम यहां पे भी हो गया। तो आपका पोटेशियम और क्लोराइड कंप्लीट, बेरियम चल ही रहा है ठीक ठाक। सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। वाह, कितनी आसानी से आपने, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, आपने एक असंतुलित समीकरण बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, दैट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड नाम के एक असंतुलित समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करके संतुलित कर दिया है। इस तरह से ये भाग भी हुआ। बढ़ते हैं आगे। ये जो टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ था, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण, उसका एक हिस्सा था रासायनिक अभिक्रिया। फिर इसके बीच में एक चीज जुड़ी, रासायनिक समीकरण। उसके बाद एक चीज आएगी, वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मैं इसका चार्ट बना देता हूं और फिर अगली वीडियो से इनका एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगा, जितने भी इसकी अभिक्रियाएं बनती है। उसके बीच में 2 नाम लूंगा,
और वो आपको बताना है। कल की वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तो इसका और हल्का सा रिपीटेशन लेकर चलूंगा, तो आप तैयार रहिएगा उसके लिए। आज बता देते हैं उनका परिचय। एक है संचारण और दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, संचारण और विकृत गंधिता दो टर्म्स है जो एनसीईआरटी में उल्लेखित है और इनसे सवाल आते जरूर हैं। संचारण को तो आप पहचान जाएंगे, किसी भी पदार्थ में या धातु में क्षय होना वो संचारण हो जाएगा। धातु बोल रहा हूं तो फिर ये धातु में होगा नहीं, ये पहला सवाल है हो गया इसका। लेकिन संचारण क्या, इसको थोड़ा पहचान तो लें। तो संचारण क्या, इसकी पहचान जब करोगे तो बड़ा आसान सा काम दिखा देता हूं आपको। लोहा हम सब ने देखा है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में अभी मैं आयरन बोल रहा हूं। लोहे की रिएक्शन हो जाती है पानी और वायु से, ये तीनों उसकी आवश्यक शर्तें हैं, वो याद रखिएगा। ये आयरन कह दो या लोहा कह दो, पानी कह दीजिए और ये ऑक्सीजन, ये तीनों जब मिलेंगे, अब ये एक और रूप में मिल सकते हैं, इसके साथ आर्द्रता, नमी, वायु में जो नमी महसूस करते हैं, आर्द्रता कब होती है, जब वायु में जल विद्यमान होता है। तो आयरन और आर्द्रता भी बोली जा सकती है, बात एक ही होगा क्योंकि दोनों चीजें आगे उसमें। तो आयरन जल और ऑक्सीजन, या धातु जल और ऑक्सीजन, कोई और धातु होता तो हम उसे संचारण कह देते, लेकिन आयरन है, चूंकि लोहा है, तो लोहे में जब संचारण होता है, लोहे में जब संचारण होता है तो इसको जंग लगना बोला जाता है। जंग लगते ही क्या होगा, वो उसका, आपने रासायनिक जो समीकरण पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, तो क्या पढ़ा कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन सबसे बड़ा हो गया, उसका रंग में परिवर्तन हो जाएगा। लोहा लाल, भुरभुरा लाल हो जाएगा, हल्का भूरापन भी आ जाता है उस पर, और वो जंग लगने की प्रक्रिया है। इसके एक टॉपिक में फिर इसको एक अलग तरीके से और पढ़ना है कि उसके लिए यशद लेपन किया जाता है और लोहे से बचाया जाता है। जैसे आप पाइप आ रही है, उस पाइप के अंदर यशद लेपन, जिंक की एक लेप कर दी जाती है और उससे बचा लिया जाता है। और बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन वहां से ये निकलता है कि यदि आपके लोहे की पाइप में यशद लेपन हो रखा है और वो मिट गया, उसके बाद क्या उस पर जंग लगेगा या नहीं लगेगा। ये सस्पेंस है, आने वाली क्लास तक जहां ये आएगा वहां क्लियर करेंगे, तब तक आप ढूंढते रहना। आयरन, जल और ऑक्सीजन, ये हो गया। दूसरी चीज आइए आप, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या, विकृत गंधिता जो तैलीय या वशीय पदार्थ होते हैं, इनको अगर ज्यादा समय तक खुला छोड़ दें तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे या इनका ऑक्सीकरण हो जाएगा और इनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, हल्का बदबू आ सकता है या गंध जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। हो सकता है कुछ भी नहीं, अच्छी भी लगे और नहीं भी लगे, और ये रंसिडिटी की गंध अच्छी लगनी नहीं है, उस पदार्थ को खराब करेगा। और यही कारण है कि जो आजकल आप देख रहे हैं, इसका उदाहरण बताऊंगा तो बड़े फास्ट समझेंगे। जो चिप्स की थैलियां होती है, उन चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन गैस को हटा दी जाती है और एक नवीन गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन कहते हैं उसे, और नाइट्रोजन डालकर उन चिप्स को भुरभुरा या कुरकुरा रखा जाता है और उसको विस्थापित इसलिए करते हैं क्योंकि वो कम क्रियाशील है अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन के। तो ये दो नाम कल जब वापस अपन मिलेंगे तो इससे रिपीट होते हुए आएंगे। ये चार्ट आपको समर्पित करना है, वो है प्रारूपिक चार्ट, किसका, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का। तो देखना कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हैं। पहली रासायनिक अभिक्रिया होगी संयोजन, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। जो दूसरे प्रकार की है इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे,
वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ वियोजित हो जाएगा या अपघटित हो जाएगा। और वियोजन 3 तरीके से पढ़ेंगे अपन। वियोजन पढ़ेंगे ऊष्मीय आधार पर, वियोजन को पढ़ेंगे हम वैद्युत आधार पर, और ऊष्मीय को पढ़ेंगे हम प्रकाशिक अपघटन के आधार पर या प्रकाशिक आधार पर। 3 आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। फिर आएगा आपके विस्थापन। आरबीएससी इसको एकल विस्थापन लिखती है और एनसीईआरटी इसको विस्थापन अभिक्रिया लिखती है। अपन इसको विस्थापन अभिक्रिया के रूप में ही लेंगे। हालांकि सही मायनों में देखें तो विस्थापन फिर 2 प्रकार, एकल द्वि, लेकिन यहां पे जो नाम है आपको उसके अकॉर्डिंग ही चले। विस्थापन अभिक्रिया और फिर अगली हो गई आपकी द्विविस्थापन। विस्थापन में क्या होगा, एक परमाणु विस्थापित हो जाएगी और द्वि में क्या होगा, परस्पर संयोजन से 2 का विस्थापन होगा, रहेगी उस अभिक्रिया में ही। फिर एक और प्रकार आपको देखने को मिलेगा, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया या उपपचयी अभिक्रिया बोलेंगे इसको। ये 2 का संयोजन है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरा अपचयन अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों मिलकर रेडॉक्स अभिक्रिया बनी है। रेडॉक्स अभिक्रिया बनी है। रेडॉक्स अभिक्रिया में एक ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ में होगा। फिर इससे अगली जो होगी वो पढ़ेंगे आप अवक्षेपण अभिक्रिया। और 7 और 8 ये होगी आपके ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन सब में करना क्या होगा वो समझ लीजिएगा आप। परिभाषा तो आपको इस तरीके से बता दी जाएगी कि रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नाम में ही परिभाषाएं आ गई हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम डील कर रहा है तो उसको भी डायरेक्टली कुछ टर्म्स तो वैसे ही याद रखना है। द रिएक्शन इन विच एंड इज नोन एज, ये तो फैक्ट कर दीजिए, बीच का काम ही करना है। कॉम्बिनेशन जब लिखो तो होगा द रिएक्शन इन विच 2 और more substances add and form a new product is as known as combination reaction। वियोजन में वो डिकम्पोज, इसमें आ जाएगा डिस्प्लेस्ड, इसमें आ जाएगा डबल डिस्प्लेस्ड। उसमें रेडॉक्स की में एक टर्म आपको याद करनी है, साइमल्टेनियसली। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डन साइमल्टेनियसली इज एज नोन एज, वो कहना एक फैक्ट जोड़ के रखना है, इज एज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बनेगा उसमें, और एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सारे प्रारूपिक चार्ट है। परिभाषा के बाद आपको इनके उदाहरण आने चाहिए। और कंपटीशन जो पूछे जाते हैं वो ये होता है कि आपको या तो समीकरण दे दें और पूछ लें ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, या इनका गुण, जैसे पूछ ले द्विविस्थापन अभिक्रिया में होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होना चाहिए कि 2 या अधिक जो है वह परमाणु है वो उसके अंदर परस्पर विनिमय उनका हो जाएगा और डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ लें तो जिसमें ऑक्सीकरण संपादित होती है, अपचयन संपादित होती है, दोनों होता है, तो स्वाभाविक है कि रेडॉक्स नाम लेते ही दोनों, उसके नाम में ही दोनों है। रेडॉक्स को जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये लिखते हैं रेडॉक्स, ये रेड RED तक तो रिडक्शन आ रहा है, OX से ऑक्सीडेशन आ रहा है। तो इस तरह से एक प्रारूपिक चार्ट जो था
वो आपको समर्पित। और इस तरीके से आज की क्लास कंप्लीट हुई। कल इन अभिक्रियाओं के साथ जो मैंने आपके विकृत केंद्रीयता और संचारण बताया है उससे स्टार्ट लूंगा, फिर उन प्रकारों में चलेंगे और उन प्रकारों में फिर आप बढ़ते जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय भारत, जय हिंद।